चैप्टर 5th में कल हम लोगों ने अम्ल के गुणधर्म पढ़े थे, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षार के गुणधर्म। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? कड़वे होते हैं टेस्ट में, वो छूने पे हमें कैसे लगते हैं? साबुन जैसे प्रतीत होते हैं। फिर उसके बाद है ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को किसमें बदल देते हैं? नीले लिटमस में। अम्ल क्या कर रहे थे? नीले लिटमस पेपर को किसमें बदल रहे थे? लाल लिटमस पेपर में बदल रहे थे। तो ये उल्टा काम करते हैं, ये लाल को किसमें बदल देते हैं? नीले, है ना। ये लिटमस पेपर जो होता है बेटा वो क्या करता है? लाइकेन से बनता है। लाइकेन आप लोगों ने 9th में सुना होगा कि जिसका निर्माण जो होता है, शैवाल और कवक जो होती है उसके सहजीवन से जो संरचना बनती है उसे हम लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन जो होता है ना, उसकी मदद से क्या किया जाता है? लिटमस पेपर को बनाया जाता है। क्योंकि हमारे पास पेपर्स जितने भी होते हैं वो प्लांट से बनाए जाते हैं। वी नो दैट ना, मोस्ट ऑफ जो हम लोग अगर देखते हैं उसके अंदर हम लोगों ने वीडियोस वगैरह हम लोग उसके अंदर सुनते हैं कि जो हमारे पास पेपर आते हैं वो किससे बनते हैं? प्लांट से, है ना। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हो तो उसमें भी एक नोटिफिकेशन आता है, एक स्लिप आती है कि यू हैव टू सेव ट्रीज, है ना। तो वो जो नोटिफिकेशन क्यों दिया रहता है? क्योंकि जो पेपर्स होते हैं वो ट्रीज से बनते हैं, प्लांट से बनते हैं। आगे बात समझ में। तो लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक के जो है मिक्सअप से बनता है ना। तो उससे बनाया जाता है और वो अम्ल है या पदार्थ क्षारीय है उसके बारे में बताता है। तो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। फिर धातु के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्रदान नहीं करते। कल हम लोगों ने देखा था कि जो अम्ल था H2SO4, है ना, उसकी हमने अभिक्रिया करवाई Zn के साथ। तो क्या बना था बेटा? Zn के साथ अभिक्रिया करने पर H2SO4 ने ZnSO4 बनाया था प्लस, यानी ये लवण बन गया था। और बची क्या? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस था, तो ये आपस में जुड़ गए और क्या बनाया? प्लस माइनस ZnSO4 बन गया। बचा क्या? H2O नहीं, सॉरी H2 बच गई ना यहाँ पे, तो H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। पर क्षार जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया नहीं करते और ना ही हाइड्रोजन मतलब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर उसके बाद है अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण और जल देते हैं। लवण प्लस क्या देते हैं? जल देते हैं। क्या है कि जो क्षार होते हैं, जैसे कि ये है हमारे पास क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये अधातु ऑक्साइड के साथ CO2 क्या है? धातु है क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो और ऑक्सीजन इसके साथ क्या जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। तो अधातु ऑक्साइड हो गया, है ना। तो अधातु ऑक्साइड के साथ जैसे कि क्षार है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हमने CO2 से अभिक्रिया करवाई, तो क्या बन गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, प्लस जल। अरे बात समझ में। तो ये जब भी है जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं किसी भी क्षार को, जैसे कि सपोज ये है हमारे पास NaOH, इसको हमने जलीय विलयन यानी H2O के अंदर डाला तो Na अलग हो जाएगा प्लस जो हमारे पास OH है वो अलग हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्षार क्या करते हैं? कल डेफिनेशन समझाई थी मैंने कि OH आयन देते हैं। तो जैसे ही जलीय विलयन में डाला ये आयनित हो जाते हैं और आयंस जो है वो विद्युत को क्या करते हैं? या इलेक्ट्रिसिटी को है ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्षार और जो अम्ल होते हैं, क्षार और अम्ल की अभिक्रिया करवाने पर लवण और क्या बनता है? जल। इसे क्या कहते हैं? हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो क्षार के द्वारा क्या की जाती है? पूर्ण की जाती है। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है उसके अंदर कुछ संकल्पनाएं दी गई है। अगर आप चैप्टर को देखते हो, यानी जो अम्ल और क्षार की जो डेफिनेशंस है ना, वो बताई गई है कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें कि आप लोग अगर देखते हो ऑरिनियस संकल्पना है, ब्राउनस्टेड लोरी थ्योरी है ना, लुईस संकल्पना है। तो इस तरीके से 3 जो संकल्पनाएं हैं, थ्योरीज हैं, जिसमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया है, अम्ल और क्षार की क्या की है? डेफिनेशन बताई है। तो उसके बारे में अब हम लोग क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी डेफिनेशंस जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी है, ऑरिनियस है, लुईस है और ब्रॉन्स्टेड लोरी है। इन तीन के द्वारा दी गई तो ये 3 संकल्पनाएं हैं। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे वो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑरिनियस के बारे में देखेंगे कि ऑरिनियस के द्वारा जो अम्ल और क्षार है
उनकी क्या डेफिनेशंस है वो जो है वो दी गई है। तो ऑरिनियस संकल्पना को हम देखते हैं बेटा। फर्स्ट आती है हमारे पास ऑरिनियस संकल्पना। सबसे पहले ऑरिनियस के द्वारा दी गई 1887 के अंदर। के अंदर ऑरिनियस नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसकी परिभाषा दी। अब इन्होंने अपनी संकल्पना में क्या किया, अम्ल और क्षार की क्या की डेफिनेशन बताई। इन्होंने कहा कि अम्ल क्या पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल के अंदर अपघटित होकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अगर उसको यानी वो जैसे ये पदार्थ है उसको मैंने जल में डाल दिया है ना, यानी जलीय विलयन में जो पदार्थ क्या करते हैं, कौन से आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। H जैसे कि सपोज HCl है, इसको जलीय विलयन में डाला, H+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, तो यहाँ H+ आयन हो रहा है, दैट मीन्स HCl या हाइड्रोक्लोरिक क्या है, अम्ल है। आगे बात समझ में। फिर इन्होंने क्षार के बारे में बोला कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या करते हैं, OH आयन देते हैं, जैसे कि NaOH। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में अपघटित होकर क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या OH आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये H+ या प्रोटॉन कहलाता है, इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर NaOH को जैसे ही हमने डाला तो Na अलग हो गया, प्लस क्या हो गया, OH अलग हो गया, तो ये हाइड्रोक्सिल आयन मिल रहा है ना हमें। ठीक है, तो OH क्षार जो होते हैं वो क्या करते हैं, OH- आयन देते हैं। तो यही क्या थी हमारी ऑरिनियस की संकल्पना थी। ऑरिनियस की अगर आपको आता है क्वेश्चन तो क्या लिखोगे आंसर, ऑरिनियस संकल्पना जो है वो ऑरिनियस के द्वारा सिंस 1887 के अंदर यानी 1800 जो है 87 के अंदर दी गई है ना। किसने दी, ऑरिनियस ने दी, और उन्होंने इसके अंदर अपने अम्ल और क्षार की जो परिभाषा है वो बताई। उनके अनुसार अम्ल जो होते हैं वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, और क्षार वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH- आयन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है अम्ल और क्षार की परिकल्पना के अंदर जो है हमारे पास ब्राउनस्टेड लॉरी, और फिर आती है आपकी लुईस थ्योरी। तो उसको हम अब लोग क्या करेंगे बेटा, देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है कि जो नेक्स्ट थ्योरी दी गई वो किसके द्वारा दी गई है, ब्राउनस्टेड लॉरी के द्वारा दी गई है ना। तो उसको ब्राउनस्टेड लॉरी संकल्पना कहते हैं और दी गई है जोहान्स ब्राउनस्टेड के द्वारा। तो ये थ्योरी है, इसके अंदर उन्होंने अपने मत से जो है अम्ल और क्षार की क्या की परिभाषा बताई। इन्होंने कहा कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटोन दाता होते हैं। प्रोटोन दाता होने का मतलब, प्रोटोन से यहाँ क्या मतलब है बेटा, H+ आयन। जो पदार्थ जो है रासायनिक पदार्थ वो प्रोटोन दाता होते हैं, मतलब H+ आयन देते हैं, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, और जो H+ आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है, वो क्या होता है, क्षार होता है। आगे बात समझ में, यानी H+ आयन किसके पास होता है, अभी हम लोगों ने इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी उसके अंदर हमने कहा कि जो H+ आयन देता है वो अम्ल होता है ना। तो जो देने वाला है वो क्या कहलाएगा, दाता। तो यहाँ पर उसी की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसने, और कुछ नहीं किया है, इन्होंने अपना मत रख दिया कि जो पदार्थ H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। आगे बात समझ में। तो ऑब्वियस सी बात है जो लेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, ये इन्होंने बोला। ठीक है, तो अब इसके बाद इन्होंने कुछ एक अलग और डेफिनेशन दी समयुग्म की क्षार की और सयुग्मी अम्ल की। तो समयुग्म की अम्ल क्या होता है, समयुग्म की क्षार क्या होती है। देखो यहाँ पर इसको अच्छे से समझना बेटा कि समयुग्म की अम्ल क्या होता है, समयुग्म की क्षार क्या होता है। देखो समयुग्म की अम्ल का क्या मतलब है, अम्ल जो होता है वो क्या करता है, H+ आयन देता है। आ रही बात समझ में, H+ आयन जो है वो कौन दे रहा है, अम्ल देता है। अम्ल जो है H+ आयन दे रहा है, जैसे कि ये HCl है, इसके पास H+ है, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये H+ आयन इस HCl के द्वारा क्या किया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है,
दिया जा रहा है, तो इसको कौन कर रहा है ग्रहण? ये Cl ग्रहण कर रहा है। आ रही है बात समझ में? यानी जो अम्ल जो होता है, जो H प्लस आयन देता है ना, और उसको ग्रहण कौन करता है बेटा? क्षार ग्रहण करता है। इस H प्लस आयन को ग्रहण कौन करेगा? क्षार ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर ये जो क्षार है, जो कि क्या करता है? अम्ल को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो गया है बेटा, इसमें मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया है। चलो यहां से इसको मत देखो आप, मैं यहां से आपको समझा देती हूं कि अम्ल जो है वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? H प्लस आयन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये HCl है, इसमें से इसने क्या कर दिया? H प्लस आयन क्या कर दिया? दे दिया। ठीक है, बचा क्या यहाँ पर? Cl। ठीक है, तो जो H प्लस आयन देने वाला है और बाकी जो बचता है वह संयुग्म क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। आगे बात समझ में? यानी जो अम्ल है, जब H प्लस आयन क्या कर देता है? दे देता है। ठीक है, तो बाकी जो बचा, तो अम्ल अब H प्लस आयन अपने अंदर से निकालने के बाद, जैसे मैं हूं, मेरे पास H प्लस आयन है, मैं अम्ल हूं, है ना, मैं अपने अंदर से H प्लस आयन को क्या कर दूंगी? निकाल दूंगी। तो जो बाकी बचती हूं, मैं जो बाकी अम्ल बचती हूं, मैं क्या कहलाऊंगी? समयुग्म की क्षार कहलाऊंगी। आगे बात समझ में? समयुग्म की क्षार कहा जाएगा। आगे बात समझ। अब उसके बाद है, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन देने वाला जो अम्ल होता है वो क्या कहलाता है? समयुग्म की क्षार कहलाता है। ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, समयुग्म की क्षार की डेफिनेशन क्या है? कि प्रोटॉन को देने वाला अम्ल क्या कहलाएगा? समयुग्म की क्षार कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है समयुग्म की अम्ल किसको कहेंगे? तो यहाँ पर देखो, ये HCl है, इसमें से इसने क्या किया? अपना H प्लस आयन दिया। तो किसको दिया? इस H2O को दिया। ठीक है, तो ये क्षारक है ना। तो जो अम्ल होते हैं वो एक्चुअली मैंने पहले भी सही लिखा था, कंफ्यूज हो गई मैं, बट सही लिखा था। वो अम्ल जो होते हैं H प्लस आयन देते हैं, और इन H प्लस आयन को जो क्षारक ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? क्षारक ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद ये क्षारक क्षारक नहीं रहते, और ये क्या कहलाते हैं? समयुग्म की अम्ल कहलाते हैं। आगे बात समझ में? सिर्फ यहाँ गलत लिखा था मैंने, शायद क्षारक लिख दिया था गलती से। ठीक है, इसको सही कर लेना बेटा, कि जब जैसे कि यहाँ HCl है, वो H प्लस आयन दे रहा है, तो प्रोटॉन को देने वाले क्या कहलाएंगे? समयुग्म की क्षार। यानी ये प्रोटॉन, यहाँ पर तो ये अम्ल है, लेकिन जब इसमें से H प्लस आयन निकल गया, मतलब ये निकल गया, तो ये बच गया Cl बच गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? समयुग्म की क्षार। अब ये H प्लस आयन निकलकर किसने ग्रहण किया? इस क्षारक ने, इस क्षारक H2O ने ग्रहण किया। ठीक है, तो ग्रहण करने वाला, यहाँ पर H2O के साथ एक H और जुड़ गया, तो क्या बन गया? H3O बन गया। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे समयुग्म की अम्ल कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो समयुग्म की अम्ल क्या होते हैं? कि जो अम्ल के द्वारा जो H प्लस आयन दिए जाते हैं, इनको ग्रहण करने वाले क्षारक जो होते हैं वो समयुग्म की अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन देने वाले क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन देने वाले जो पदार्थ होते हैं, वो अम्ल जो होते हैं, वो बाद में क्या बन जाते हैं? समयुग्म की क्षार बन जाते हैं। तो ये हमारी थी किसकी थ्योरी? ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी। एक लास्ट आपके बचती है लुईस थ्योरी, तो वो हम अब देखते हैं। लास्ट थ्योरी हम लोग देखेंगे जो कि लुईस के द्वारा दी गई है ना। तो लुईस संकल्पना हम लोग देखते हैं 1923 के अंदर लुईस के द्वारा दी गई संकल्पना है, जिसके अंदर क्या बताया उसने? अम्ल और क्षार की परिभाषा दी। ऑब्वियस बात है, क्या बोला उन्होंने? कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, मतलब वे पदार्थ, अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन लेते हैं पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करते हैं? जोड़ा लेते हैं पूरा, है ना, और बंद बनाते हैं। तो वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अच्छे से समझ सको, दो चार चीजें मैंने ऐड की, बुक में नहीं है पर आप इसको समझ लेना, कि धन आवेशित आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। जैसे कि मान लो सपोज Na है, Na के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तभी तो उसके ऊपर प्लस चार्ज है बेटा, है ना। अगर ज्यादा होते तो क्या होता? माइनस होते इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। ठीक है, तो वो आयंस जो धनावेशित होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, वो भी क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? और
यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा करने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता पड़ती है, ये एक यौगिक है जिसको हम BF3 कह रहे हैं। ये स्ट्रक्चर बना रखी है, इसका ये केंद्रीय है बोरॉन, है ना, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, यानी 3 तो फ्लोराइड की फ्लोरीन जो है उसके जो है परमाणु है, और एक जो है वो बोरॉन का जो है परमाणु है, ठीक है। तो दोनों मिल गए तो यौगिक बना लिया इन्होंने। अब इसके अंदर केंद्र में क्या आ रहा है, बी आ रहा है ना, केंद्र में क्या आ रहा है, बोरॉन आ रहा है। तो बोरॉन के अष्टक को पूरा करने के लिए इनसे इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो सेम वही चीज है कि अगर यौगिक जिसका केंद्रीय जो परमाणु होता है उसका अष्टक पूरा करने के लिए एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पेयर चाहिए होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, अम्ल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो अमोनिया से NH3 से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। ये देखो अमोनिया का मैंने बना रखा है ये चित्र इस तरीके से। ये कितने हैं, N, एक N आ गया बीच में, हाइड्रोजन कितनी, 3, तो एक ये और एक ये हो गया NH3, ठीक है। उसके बाद BF3 है तो B बीच में आ गया, F जो हमारा फ्लोरीन है उसके कितने आ गए, 3 मॉलिक्यूल इधर आ गया, बन गया डायग्राम इसका, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें से क्या होता है, अमोनिया क्या कर रहा है, अपने अंदर से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या कर रहा है, दे रहा है, किसको, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को। तो ये क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है तो ये क्या हो गया, लुईस अम्ल। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इन्होंने क्या बनाया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में यौगिक बना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, बंध है, ठीक है। तो बोरॉन किसके साथ जुड़ गई, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ जुड़ गई, तो क्या कॉम्प्लेक्स संरचना बन गई, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया बन गया। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर क्यों, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ले रहा है, इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में ले रहा है वो लुईस अम्ल है, और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है। आगे बात समझ में? यहाँ पर अमोनिया क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है ना, तो देने वाले को हम क्या बोलेंगे, लुईस क्षार बोलेंगे। तो जो NH3 होती है, H2O होते हैं, ये सब क्या होते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और लुईस अम्ल के उदाहरण है BF3, SO3, Al, Cl3। आगे बात समझ में? तो ये होते हैं, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लुईस अम्ल की परिभाषा बताइए, लुईस क्षार की परिभाषा। तो अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, देते हैं। तो यहाँ पर लुईस अम्ल के जो कंडीशन ये हो सकती है कि या तो वो धन आवेशित हो सकते हैं जिनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो वो लेंगे। दूसरा, मध्य में अगर कोई परमाणु है तो उसका अष्टक पूरा नहीं हुआ, तो उस अष्टक को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखना।